Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to do the RTA Act, basically the revision of RTA Act, right? हम एक बार इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो अब अभी हमें जस्ट इसकी रिवीजन करनी है, थोड़ा फास्ट तरीके से, फास्ट मोड पे करेंगे. बट बिफोर दैट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मिस नहीं करनी, तो उन पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट कब आया था, कि डेट्स कई बार पूछ लेते हैं, तो यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आया था 15 जून 2005 को, ठीक है? अभी देखने से याद आ रहा है, लेकिन सही बताऊँ बहुत बार ना हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब आया था, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है. कब आया था? दैट इज़ ऑन 15 जून 2005 को, ठीक है? तो बिना देखे, अगर इफ़ आई, ये हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था इसको, अब एक बार देख लेते हैं हमें कितना याद है. तो रूल नंबर जो इसका जो सेक्शन नंबर 1 है वो क्या कहता है? दैट इज़ शोर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, और उसकी डेफिनेशन नहीं है, एप्लीकेशन हो गया. तो कमेंसमेंट, एक्सटेंट, शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट. सेकंड नंबर पर है डेफिनेशन. थर्ड थर्ड नंबर पर है आपका, थर्ड नंबर, थर्ड है आपका, डेफिनेशन के बाद था आपका आरटीआई एक्ट के, जिसमें अंदर था ना वो ऑल सिटीजन्स वाला है, वो वाला था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना? हाँ, ठीक है. फोर्थ नंबर था आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की ऑब्लिगेशंस ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, यस, है ना? फिर फिफ्थ नंबर पर है आपका डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, है ना? सिक्स्थ पर है आपका, सिक्स्थ पर राइट टू, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो है ना, एप्लीकेशन किस तरीके से डालनी है, वो होता था. पर ओके, वही है. फिफ्थ पर क्या था दोबारा बताना? फिफ्थ है पीआईओ वाला था ना, पीआईओ की जो इन्फॉर्मेशन है वो वाला है, ठीक है? फिफ्थ हो गया, ठीक है. सिक्स्थ, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ऑब्टेन करना है. फिर सेवन्थ पर है उसका डिस्पोजल. उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक बार देखता हूँ मैं इसमें. हाँ, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन. और सेवन्थ पर डिस्पोजल. एट्थ पर है वो जो सिक्योरिटी, जो थे ना, एग्जाम्शन जो है वो है एट्थ नंबर पर, एग्जाम्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है. नाइन्थ नंबर पर है, 11th पर तो थर्ड पार्टी है. नाइन्थ पर एग्जाम्शन में ही एक वो था ना, जिसके अंदर और एग्जाम्शन थी, रिजेक्शन था, रिजेक्शन सर्टन केस. कौन सा केस था वो? एक ही केस था जिसके अंदर दे रखा था, इसके अंदर रिजेक्शन. इस कौन सा था वो, मुझे अगर ऑप्शन आया तो मैं पता चल जाएगा, लेकिन वैसे भूल चुका हूँ उसका नाम. बुरा नहीं हो, मतलब टाइम लग रहा है, जस्ट टर्निंग माई पेजेस. कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट राइट्स. पर 10 पर सिविरेबिलिटी. 11 पर था आपका, 11 पर था आपका थर्ड पार्टी, है ना? इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी, इस तरीके से. ट्वेल्थ पर आपका ये सीआई, अपना जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट वगैरह जो है सब कुछ आ जाएगा. 13 पर आ जाएगा आपका अ, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस. फिर 12 हो गया, 13 हो गया. 14, 14 पर आ गया ये आपका, इन्हीं का जो है फंक्शंस वगैरह कैसे होंगे, ठीक है? फिर 15 पर आ जाएगा स्टेट वाले का, स्टेट, फिर स्टेट के फंक्शन और स्टेट की जो, तब वो है उनकी उनके functions क्या क्या है, शायद वही है 16 नंबर पर. नहीं, रिमूवल, सॉरी, रिमूवल है. 15 पे कॉन्स्टिट्यूशन, 16 पे टर्म एंड कंडीशंस, 17 पर रिमूवल, ठीक है? तो वहाँ पर 14 पर रिमूवल थे, 17 आ गया. फिर 18 की बात करें, 18 इनके पावर से रिलेटेड कुछ है ना, पावर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ है, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. 19 पर है आपका, 19, 19 पर शायद अपील है. हाँ, 19 पर अपील, 20 पर पेनल्टी. जी, 21 पे क्या है? 21 पे है आपका, जहाँ पर वो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन था, नहीं वो जो, यार, कि अगर आप उसको प्रोएक्टिव नहीं, प्रॉम्प्ट भी नहीं, लेकिन उनको अगर आप गुड गुड फेथ में दे देते हो, तो
उसके लिए कुछ वो नहीं है, ऐसा कुछ था। प्रोडक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। टू पे क्या था, 22 पे था आपका 22 गुड फेथ था क्या। फिर एक कोर्ट वाला 23 था, है ना। 22 पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का था कुछ था, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, यस, ठीक है, एक तो ये आ गया। और 23 पर कोर्ट का था, जिसमें कोर्ट की कुछ कुछ था कि कोर्ट का जो है आप किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते, बार टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, राइट, 23 वो था। 24th 24th बार टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आ गया। 24th वो था शायद ना। इसके अंदर दो दो चीज़ें आ रही थी, मतलब एक तो आ रही थी आपका ह्यूमन राइट कमीशन वाला, और एक और था, ऐसा कुछ था, एक्ट नोट टू रिप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, यस, एक तो ह्यूमन राइट का था, एक और भी इसका एग्जांपल था जस्ट ना, हाँ, एक्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग था आपका, वोटिंग, ठीक है। फिर 26 में प्रोग्राम था इसका, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम अप्रोप्रिएट प्रोग्राम जो किया था, ठीक है। 27 प्रोग्राम हो गया आपका। फिर 27 पे था आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कुछ कुछ था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कुछ नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। फिर पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर 28 पर पावर टू मेक बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब 29 भी कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, लेइंग ऑफ रूल्स। 29 था आपका लेइंग ऑफ रूल्स। 30 था पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, और 31 पर रिपील था, ठीक है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये थोड़ा सा लास्ट में डाइसी हो रहा है। 31 है रिपील, और 30th है आपका पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, और लेइंग ऑफ रूल्स 29 पर लेइंग ऑफ रूल्स। कैसे याद करेंगे इसको। 21 क्या था आपका आपका 20 में था आपका पर रूल नंबर 21 था एक्शन टेकन इन गुड फेथ। 22 था एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। 3 पर था आपका 3, वो जो बार टू जुरिस्डिक्शन था ना, कोर्ट, मतलब आप वहाँ नहीं जा सकते एक तरीके से, जुरिस्डिक्शन टू बार, ऐसा, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है। 24th में वो जिसके ऊपर ये नहीं चलेगा, मतलब ना, दैट इज एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन तो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। 26 पे प्रोग्राम्स, एंड 27 पर आ गया आपका प्रोग्राम, आ गया 27 आ गया आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो पावर्स है ना। और 28 पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर। 29 है आपका लेइंग ऑफ रूल्स, यहाँ से लेइंग ऑफ रूल्स, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज और रिपील। पर ये 29 पर लेइंग ऑफ रूल्स, 29 है लेइंग ऑफ रूल्स। 30th है आपका पावर टू रिमूव आपका रिपील, ठीक है। और इसके अंदर कितने शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या आता है, फोर्थ आता है। सेकंड के अंदर आता है वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, सब आता है। ओके, तो हम इसको ट्राई, आई नॉट गो टू इनटू जेआईडीज, ठीक है। जेआईडीज में नहीं, थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे इसको ऊपर ऊपर तरीके से एक बार कवर करने की, ठीक है। हम देखते हैं कितना इसको कर पाते हैं आप, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है एक्ट है 15 जून 2005 को पार्लियामेंट में पास हुआ था, ठीक है। बेसिकली एक प्रैक्टिकल रिजीम है सिटीजन को ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, ये सब कुछ है आपको। ये 56 ईयर ऑफ रिपब्लिक में आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, शॉर्ट टाइटल क्या इसका, आरटीआई एक्ट 2005 है, एक्सटेंड्स टू एंड होल ऑफ इंडिया, सब जगह पूरे फैला हुआ है। कमेंसमेंट जो इसकी हुई थी ना, कमेंसमेंट हुई थी इसकी कब कब, तो मतलब कुछ रूल्स थे जो कि एक साथ वो नहीं हुए थे, जैसे कि पर थोड़ा सा मुझे याद हो इसमें, एक रूल नंबर 14 नहीं हुआ था। 14 मतलब जो है एक तरीके से नहीं था, मतलब 12 13 था, 14 नहीं था। 15 था, 15 था, है ना, ऐसा कुछ था। 12 13 14, और इससे पहले भी 4 5 था। तो 4 का 1, 5 का 1/2, नाउ आई एम लुकिंग इन, ठीक है। क्या है ये, 4 का 1 5 का 1/2, 4 का 1 5 का 1/2। देन वी हैव 12 13 14 नहीं है, 15 16, फिर 24, फिर वहाँ पर 15 16, यहाँ पर 27 28, ये सब कुछ जो है दैट केम इनटू फोर्स एट वंस। और उसके बाद जो 120 डे के बाद जो है पूरा इनेक्टमेंट हो गया था। डेफिनेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कोई भी इन रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी, जो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यूनियन टेरिटरी होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, कोई भी। सीआईसी है आपका सेक्शन 12 के अंदर, सीपीआईओ सेक्टर सेक्शन 5 के अंदर है, जिसमें सीएपीआईओ भी है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आपका सेक्शन 12 के अंदर है।
यहाँ पे बोलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया था, चीफ मिनिस्टर में लगा चीफ मिनिस्टर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पर है सबसे पहले पार्लियामेंट से शुरू करते हैं, पार्लियामेंट में स्पीकर हो गया, काउंसिल के अंदर आपका राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन भी बोला जाता है, तो वो भी हो गए, ठीक है। सिमिलर केस आपका स्टेट असेंबलीज और स्टेट काउंसिल के अंदर भी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की केस में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गए आपके हाई कोर्ट के अंदर, प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन के केस में, जो भी है एडमिनिस्ट्रेटर हो गए आपके जो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, ठीक है, जितने भी यूटीज वगैरह है उनके लिए। आर्टिकल 239 इसके अंदर एक बोला गया था। आर्टिकल 239 क्या है, दैट इज द पावर टू प्रोविजंस 239 पावर, गिव पावर टू पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। ड्यूटी को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर टू लॉज ऑन एनी मैटर इन एनसीटी दिल्ली, स्पेशल स्टेटस गिवन टू दिल्ली। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, एनी फॉर्म मटेरियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ईमेल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, प्राइवेट बॉडी प्रिस्क्राइब कर रखा है। अच्छा हाँ, ये जो हमारा टू का डेफिनेशन जो दे रखे थे ना, ये भी उसके अंदर पूछ रखा था क्या क्या है, हमने याद किया था इसको क्या क्या है ये, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले नंबर पे क्या था आपका, सबसे पहले नंबर पर है आपका टू वाला ना, जो डेफिनेशन ने बताया कि आई पे रिकॉर्ड था ना, आई पे रिकॉर्ड था। एफ पे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, सबसे पहला था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। टू नंबर पर आता है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया, सबसे ऊपर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया। फिर देता है आपका तीसरे नंबर पर आपका दे रखा था CIU है ना, पर क्या है आपका CIC, हाँ। सेकंड नंबर पर है CIC, थर्ड नंबर पर है CPIO, फोर्थ नंबर पर है आपका शायद स्टेट PIO है, फिर उसके बाद नहीं, पहले CIC है, फिर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर डी में, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अच्छा स्टेट वाला तो एकदम लास्ट में दे रखा है ना, हाँ जी डी, ठीक है। और ई वाला क्या है, ई वाले में है आपकी कौन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एफ वाला है इन्फॉर्मेशन, जी वाला है प्रिस्क्राइब्ड, फिर एच वाले में क्या है अथॉरिटी, आई वाले में है रिकॉर्ड, जे वाले में है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, के वाले में है के के से शुरू होता है यहाँ से ना, के से कुछ शुरू हो रहा था, अलग से कुछ आता था, KLMN है ना, हाँ तो के से फिर स्टेट गवर्नमेंट शुरू हो गया, के से फिर स्टेट गवर्नमेंट शुरू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के तीनों आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, फिर कमिश्नर, और फिर उनका स्टेट FIO है ना, KLM से, ठीक है। और फिर N से आ गया थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने याद कर लिया था। चलिए तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। हमारा जी वाला है प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन है, मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सारी गवर्नमेंट आ गई, और पब्लिक अथॉरिटी का मतलब आ गया कोई भी सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, चैलेंज और कॉन्स्टिट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूट बाय पार्लियामेंट, एनी स्टैट्यूटरी हो गई कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नोटिफिकेशन, और एनी गवर्नमेंट बॉडी जो है ओन कंट्रोल सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय दिस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दे आर सब्सटेंशियली फाइनेंस, ठीक है। बाय रिकॉर्ड का मतलब हो गया एनी डॉक्यूमेंट मैन्यूस्क्रिप्ट या फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच मतलब है पीस ऑफ फिल्म ऑन विच इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन वेरी स्मॉल प्रिंट, ठीक है। माइक्रोफिल्म कर दिया, माइक्रोफिच और फैक्सिमल कॉपी। देन वी हैव रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज, ठीक है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों हो, वेदर एनलार्ज और नॉट, मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन द इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल एक्ट is held by under the any public authority and includes the right to information, ये जो जे है ना, इसके जगह रूल नंबर 3 पर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ऑल सिटीजन आता है, और इसके अंदर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर कि क्या क्या कैसे कैसे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, रिकॉर्ड हो गया, टेकिंग नोट्स एस्टेट सर्टिफाइड कॉपीज हो गया, देन टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, इसी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेनिंग डिस्क, फ्लॉपी, टेप्स, वीडियो कैसेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू प्रिंट आउट कंप्यूटर। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का मतलब क्या हुआ, स्टेट इन्फॉर्मेशन तो आपका सेक्शन 15 के अंदर में आता है, ठीक है। और ये तीनों है इसके अंदर 15 KLM में है। फिर इसके बाद थर्ड पार्टी में मतलब इंक्लूड से पब्लिक अथॉरिटी भी उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या था इसके अंदर, अ, हाँ सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके पास अपने तरफ से है। अब अगर मैं इसकी GIDs में जाऊँगा तो GIDs क्या है, बहुत बड़ी हैं, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू GIDs नाउ, ठीक है। GIDs में ना जाकर मुझे लगता है कि हम एक बार इसके रूल के कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार रूल्स कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, थर्ड वाला बोलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या है, दैट इज ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर फोर्थ नंबर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, कि पब्लिक अथॉरिटीज़ की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। तो
हाँ, ये इस पर एक क्वेश्चन आया था कि ऑब्लिगेशंस क्या-क्या हैं, इससे कुछ पूछ रखा था, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू रीड दिस अभी इसको। इसके अंदर उन्होंने कुछ क्वेश्चन था इसमें, बट चलिए हम इसको याद कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए, मेंटेन ऑल पब्लिक क्या है कि मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड, जो इसको कैटलॉग इंडेक्स करिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए आपको, इंश्योर करना रीजनल टाइम में दे दीजिए, उसको कंप्यूटराइज करना अपने रिकॉर्ड्स को, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कंप्यूटराइज करना और नेटवर्क में वेबसाइट पर डाल दीजिए। पब्लिक जो है पब्लिश जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन 120 डेज के अंदर, जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एम्प्लॉइज, channels of supervision, accountability, norms set by discharge of its function, rules, regulation, instruction, manual, records, categories of document जो भी आपके पास है, particular of any arrangement जो है दैट एग्जिस्ट फॉर कंसल्टेशन, अगर आपको किसी किसी मेंबर या कोई भी किसी कमेटी को आपको अपने उसमें कंसल्टेशन रखना है, उसकी फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स पॉलिसी, क्या क्या कंसल्टेशन किसी से करना है, उसका पूरा आप अपनी वेबसाइट पर देंगे। सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड्स, जो भी वो जो बोर्ड है, काउंसिल या कमेटी, उसकी कोई भी स्टेटमेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा परसेंट अगर आपने कॉन्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, इफ दैट इज ओपन टू द पब्लिक, तो आपको मिनट्स भी उसकी पब्लिक में देनी है। डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, मंथली रेमुनरेशन कितना है, कॉम्पोजिशन कितना कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, बजट कितना यूज़ करते हैं, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम, कितना अमाउंट एलोकेट करिए, क्या क्या डिटेल्स है बेनिफिशियरीज की, पर्टिकुलर ऑफ रिसिपिएंट कंसेशन कितना दिया आपको, परमिट ऑथराइजेशन जो है ग्रांटेड बाय इट, इन्फॉर्मेशन जो है रिड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कीजिए, फैसिलिटीज अवेलेबल टू सिटीजन्स, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ है उनके पर्टिकुलर देना है, लाइक वर्किंग ऑफ लाइब्रेरी और रीडिंग रूम इफ मेंटेन फॉर पब्लिक यूज़, ठीक है। तो वो बताना आपका नेम, डेजिग्नेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, कोई भी नेम्स हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो गया, वो आपको बताना है। सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड देयर आफ्टर अपडेट दिस पब्लिकेशन एवरी ईयर, आपको पब्लिक करना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस जो कि एग्जाम के अंदर रखा था कि आपको पब्लिश करनी है ऑल रेलिवेंट इफेक्ट्स फैक्ट्स जो है वाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, जब भी आप इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाते हो और अनाउंस करते हो द डिसीजन विच अफेक्ट द पब्लिक, ठीक है। तो आपको यू हैव टू पब्लिश ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स वाइल फॉर्मुलेटिंग द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और अनाउंसिंग द डिसीजन विच अफेक्ट द पब्लिक, जो पब्लिक को इफेक्ट करती है वो आपको बताना है। तो बोलता है यू हैव टू पब्लिश ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स, जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको पब्लिश करना है वाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और अनाउंसिंग द डिसीजन विच अफेक्ट द पब्लिक। सेकेंडली बोलता है प्रोवाइड रीजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाजी जुडिशियल डिसीजन टू अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैसे देखिए जो रीजंस है वो अलाउड नहीं होते इसके अंदर देना, लेकिन ये कह रहा है आपको प्रोवाइड रीजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वाजी जुडिशियल डिसीजन टू अफेक्टेड पर्सन, तो वो भी आपको जो है ये क्या है, ये गाइडलाइंस है पब्लिक अथॉरिटी के लिए। तो पब्लिक अथॉरिटी के लिए कि पब्लिक अथॉरिटी को वो रीजन भी वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर किसी भी क्वाजी जुडिशियल डिसीजन की वजह से कोई भी पर्सन अगर अफेक्ट होता है तो उनको आपको वो रीज़न भी बताना है कि ये रीज़न था हमारा। आपको सारे रिलेवेंट फैक्ट, आप जब भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं तो आपको जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं ना, वो जो आप अनाउंस करते हैं विच अफेक्ट द पब्लिक, वो आपको अनाउंस करने हैं, ठीक है। तो आपको एक तरीके से जो भी आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब भी आप पॉलिसीज़ बनाते हैं तो रेलिवेंट फैक्ट जो है ना वाइल फॉर्मुलेटिंग सच इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ और अनाउंसिंग द डिसीजंस विच अफेक्ट द पब्लिक, आपको पब्लिश करना है। इसके अलावा आपको रीजंस प्रोवाइड करने हैं फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाजी जुडिशियल डिसीजन टू द अफेक्टेड पर्सन्स, ठीक है। टू मोटो पब्लिक आप आपको वहाँ पर दे देनी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव मेथड से देना है। इसके अलावा है आपका आई एम नॉट गोइंग इनटू जीआईडीज, वे जस्ट दिस है गोइंग टू इट, तो वी फाइंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, वांट टू गेट इनटू दिस, सिर्फ जो है अभी कुछ रूल्स पढ़ना चाहते हैं अभी। यस, आता है फोर्थ का, आता है आपका फिफ्थ रूल पर अभी हम पहुँच गए हैं। डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, हाँ, तो इस केस में क्या कहता है डेजिग्नेशन में आपको जो है, हाँ देखो ये जो पीआईओ है ना, ये आपको 100 दिन के अंदर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब कुछ वहाँ पर आपको 120 डेज के अंदर पब्लिश करना था। उन रूल्स के अलावा जो 4 का 1, 5 का 1/2 और इसके वाला था 12, 13, 14 नहीं था, 15, 16 था, फिर वहाँ पर 24, फिर 15, 16 नहीं था, 27, 28 था, ये सब कुछ आए थे एक साथ में। इसके अलावा जो नहीं आए थे वो 120 डेज के बाद इफेक्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है ये 100 डेज के अंदर आ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है आपको पब्लिक अथॉरिटी जो है 100 डेज के अंदर अंदर सीपीआईओ जो है सब जगह और एडमिनिस्ट्रेशन में दे देने हैं। 100 डेज में ये आपको सब डिवीजन में CAPIO भी देने हैं फॉरवर्ड द सेम फोर्थ टू दी, ठीक है। 100 डेज के अंदर ही दे देने फॉर फॉरवर्डिंग द सेम, जो कि अपने CAPIO जो कि अपनी वहाँ पर दे सके, ठीक है। और इसके अलावा प्रोवाइड दैट वेयर एन एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू CPIO, तो उसको 5 दिन का और टाइम मिलता है यहाँ पर, ठीक है। उनको जो है 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5 डेज, 5 डेज का टाइम मिलता है उनको। इसके अलावा बोलते हैं एवरी सेंट्रल इन पब्लिक इन्फॉर्मेशन रीजनेबल असिस्टेंस देनी है उनको, जब भी CPIO को या फिर स्टेट PIO को
शैल डील विद रिक्वेस्ट फॉर पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, तो रीजनल असिस्टेंस में सीक द असिस्टेंस, आप दूसरे से ले सकते हो, असिस्टेंस ले भी सकते हो। ठीक है, जहाँ पर भी आपको लगता है, और जहाँ पर भी जो है, अगर आपको सेक्शन 4 के अंदर कहता है कि जहाँ पर भी आपको कोई भी असिस्टेंस आप लेते हैं किसी से, पीआईओ से, एज द केस में फोर्सिंग असिस्टेंस, तो फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन एक्ट, वो जो है जिनके पास आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जिनसे ले रहे हैं, या फिर जिनके पास आपने एप्लीकेशन भेज दी है, ही विल बी ट्रीटेड एज द सीपीआईओ इन दिस केस। ठीक है, बाकी जिसके पास एप्लीकेशन आई है वो, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी आए, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज तीनों में आ सकता है, हिंदी, इंग्लिश या फिर ऑफिशियल। जो एप्लीकेशन है वो किसी की कर सकते हो। फिर सिक्स बोलता है आपका रिक्वेस्ट फॉर ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि जब हम इसको रूल पढ़ रहे हैं, रूल तो कम से कम अच्छे से पढ़ने चाहिए, राइट, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, फ़ायदा क्या है उसका। ठीक है? चलो फिफ्थ तो मैं समझ में आ गया। फिर रिक्वेस्ट आप किस किस तरह से ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट बोलता है इसका, अ पर्सन हु डिजायर्स, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, रिक्वेस्ट करेगा राइटिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में से भी कर सकता है, इंग्लिश, हिंदी या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, और उसके अंदर वो उतनी फी लगी होनी चाहिए जो भी आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है। सीपीआईओ को स्टेट मांग सकते हैं, स्टेट पीआईओ को मांग सकते हैं, या फिर जो आपके सी ए पी आई ओ है, फिर स्टेट के जो ए पी आई ओ, उनसे भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर उनके पास भेजेंगे तो 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम उनको देना पड़ेगा। प्रोवाइड दैट वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, जहाँ पर नहीं कर सकते वहाँ पर आपको जो भी आपके सी पी आई ओ हैं, या फिर स्टेट ए पी आई ओ, उनको उनको जो है अपनी तरफ से रीजनेबल असिस्टेंस जो है देनी पड़ेगी टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट ओरली, टू रिड्यूस दैट सेम इन राइटिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, रिड्यूस द सेम इन राइटिंग का मतलब उसको आपको राइटिंग में लेके आना है, खुद लेके आना है आपको। ठीक है, एन एप्लीकेशन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन, और वो जो पर्सन, जो भी एप्लीकेंट है, उसको कोई अपने तरफ से कोई भी जो है रिक्वेस्ट देने रीज़न नहीं देना कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए। ठीक है, और ना ही उसको कोई अपनी अदर पर्सनल डिटेल आपके साथ शेयर करनी है, एक्सेप्ट जहाँ पर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सको। ठीक है, जहाँ पर एक एप्लीकेशन जो पब्लिक अथॉरिटी दी जाती है, वहाँ पर अगर आपके पास विच इज़ हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, आपके पास एप्लीकेशन है लेकिन आप सोचते हैं कि किसी और के पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो जो सब्जेक्ट मैटर है विच इज़ जो मोर क्लोजली जिसको आपको लगता है, उसके बाद आप ट्रांसफर कर देंगे। ये 6 से 3 में ट्रांसफर करते हैं, और अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्म कर देंगे अपने उस एप्लीकेंट को इमीडिएटली, ये जो आपकी इस, ठीक है, जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना आपको ट्रांसफर करना होता है, बट लेकिन 5 दिन से ज़्यादा आपको नहीं लेना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आपका। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर पर आता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, की रिक्वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है आपको। कि देखिए, जब भी जो है जल्दी जल्दी एक्सपीडिएटली करना है, और विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, पेमेंट होनी चाहिए उसके ऊपर, या तो, और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट इफ फॉर एनी रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 और 9। अगर मान लीजिए सेक्शन 8 या 9 जो है आपकी जो रिजेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप एग्जामेशन है कुछ इन्फॉर्मेशन 8 में, और 8 9 नंबर पर आप कॉपीराइट वाला है उस पर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, फीस दे रखी है, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए। अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको वो रिक्वेस्ट जो है आपको डिस्पोज ऑफ करनी होती है। ठीक है, दिस फील वेरी इंपॉर्टेंट, 30 डेज़ होते हैं आपके के अंदर। इसके अलावा अगर मान लीजिए जहाँ पर लाइफ और लिबर्टी का बात आती है, तो वहाँ पर 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है आपको। ठीक है, विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आप जो है कभी भी इस तरीके फेल हो जाते हैं टू गिव डिसीजन, ठीक है, विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको वो जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिफ्यूज़ माना जाएगा, और आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन वो देनी पड़ेगी फर्दर। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा बोलता है वेयर द डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन पेमेंट, और अगर आप कहते हैं नहीं मुझे फर्दर फी चाहिए, तो आप उनको एक इंटीमेशन दे देंगे उनको, और डिटेल ऑफ फर्दर फीस आप पूरा कैलकुलेशन बनाएंगे, उसके अंदर रिक्वेस्ट करेंगे उनको डिपॉजिट दैट फी। और वो जो इंटरवीनिंग पीरियड जो होगा ना, जैसे आप जिनके पास, जब आपके पास एप्लीकेशन आई, आपने फिर उनके पास भेजा कि ये कैलकुलेशन करके, वो जो इंटरवीनिंग पीरियड, जब लेटर आपसे गया और लेटर वहाँ से उन्होंने फीस जमा करी, ये वाला जो बीच का जो इंटरवीनिंग पीरियड है, वो 30 डेज काउंट करने में नहीं आएगा। ठीक है, और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग हिज राइट विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन और एन अमाउंट ऑफ फी चार्ज। बोलता है इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग हिज और राइट हर राइट विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन, फी चार्ज। इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग हिज और हर राइट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ, वो जो आपने जो डिसीजन दिया उसको वो रिव्यू कर सकते हैं कि आपने जो फीस चार्ज की है उसका उनको गलत लगती हो। ठीक है, और द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड as the amount to the amount of the fee charge or the form of access provided, including the particulars of the appellant authority time limit process। तो जब भी आप उनको देते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो ये चीज़ आपको इन्वेरियबली मेंशन करनी है वहाँ पे, इन्फॉर्मेशन कंसर्न कि उनका राइट है रिव्यू करने का डिसीजन को, और दी एज टू द अमाउंट ऑफ फी चार्ज ऑन हिम। ठीक है,
अपीलेट अथॉरिटी का टाइम लिमिट प्रोसेस एंड अदर फॉर्म्स आपको देना है वहाँ पर। वेयर एक्सेस टू द रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ देयर इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। आपको कोई सेंसरली डिसेबल्ड हम मान लीजिए तो आपको आपके जो भी आपको नेसेसरी जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है उनको, एंड असिस्टेंस एट में भी फॉर दी इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर है कि कोई भी जो पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। इसके अलावा फ्री ऑफ चार्ज आपको देनी पड़ेगी अगर आप टाइम लिमिट के अंदर नहीं दे पाते हैं तो। इसके अलावा जो है फॉर टेकिंग एनी डिसीजन इन सबसेक्शन 1 द सीपीआई जो है ऑफिसर सीपीआई शैल टेक इन टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है आपका? थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बोलता है बे। हाँ, तो आपको सबसे पहले ये चेक चेक करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कोई थर्ड पार्टी तो नहीं ले रही आपसे बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन 1 सबसेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या करता है? कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको चेक करना है टेक इन टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय थर्ड पार्टी। ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पार्टी आपसे इन्फॉर्मेशन ले रही है, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिजेक्टेड, जहाँ पर आपको रिजेक्ट करनी है तो आपको क्या बताना है इस केस में? shall communicate the person request that आपके पास ये reasons है for such action और period within which an appeal against an such person may be preferred। वैसे 30 डेज है लेकिन 45 डेज के अंदर मैक्सिमम कर सकते हैं वो, ठीक है। अपील जो है एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी आपको देना है। ऑर्डिनरली बी प्रोवाइडेड द फॉर्म इन विच इट, देखो आपको जो इन्फॉर्मेशन ना उस फॉर्म में दे देनी चाहिए जहाँ तक उन्होंने मांगी होती है, अनलेस टू डिसप्रोपोर्शनली डाइवर्ट द रिसोर्सेज, ठीक है, डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी ऑफ प्रेजेंट ऑफ द रिकॉर्ड, तो आप उस केस में मना कर सकते हो, ठीक है। यस। उसके बाद जो हमारा नंबर 8 आता है वो आता है दैट इज एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। बोलते जो कुछ भी इसके अंदर नोट विद एनीथिंग कंसर्निंग देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन, आपको नहीं देनी है। तो 8 आपका आता है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन में क्या क्या है आपका? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा होता है कि मतलब किसी भी जहाँ पर आपको लगता है कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई बात आ जाएगी वहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। तो सोवरेनिटी के ऊपर बात आती है, इंटेग्रिटी के ऊपर बात आती है, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है किसी भी स्टेट के हर्ट होते हैं, या फिर रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, या फिर लीड टू इंसाइटमेंट और ऑफेंस, नहीं करेंगे इसमें। इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन, जो पहले से फॉरबिड की हुई है, ठीक है, बाय एनी कोर्ट और एनी लॉ, ठीक है, विच कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो भी नहीं देनी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसकी डिस्क्लोजर जो है विच कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, वो नहीं देनी है आपको। इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, देखो एक तो ये ब्रीच वाला है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं देनी है। इसके अलावा कहता है कि कोई भी कमर्शियल कॉन्फिडेंस या फिर ट्रेड सीक्रेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तीनों है कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में वारंट्स द डिस्क्लोजर ऑफ सच, आप दे सकते हो। यहाँ पर ये तीन है आपका कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल देनी है आपने, ठीक है। अनलेस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो सेटिस्फाई करती है कि हाँ लार्जर पब्लिक में वारंट करती है तो आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी फिड्यूशियल रिलेशनशिप मतलब जहाँ पर आपका ट्रस्ट है, यहाँ पर अनलेस वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंस में रिसीव हुई है फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट तो भी नहीं देनी है, ठीक है। कोई जहाँ पर भी बात आती है डिस्क्लोजर के एंडेंजर द लाइफ ऑफ पर्सन, यहाँ पर किसी की लाइफ या फिर फिजिकल सेफ्टी की बात आती है तो वो भी नहीं देनी। इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर लगता है कि आपको ये जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है उसको कोई खतरा है या फिर प्रोसिक्यूशन अंडर जो है उसमें बाधा पड़ेगी, वो भी नहीं देनी। कैबिनेट पेपर्स बिल्कुल नहीं देने हैं, द रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन काउंसिल ऑफ एंड अदर नहीं देना है। प्रोवाइडेड द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द डिसीजन वर टेकन शैल बी मेड पब्लिक, अगर वो पब्लिक बना गया आफ्टर डिसीजन हैज बीन टेकन तो उसके बाद आप जो है आफ्टर जो मैटर जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो मैटर जो है एग्जाम्पशंस में नहीं आता है तो आप डिस्क्लोज कर देंगे, अगर एग्जाम्पशन में आएगा तो वो डिस्क्लोज है आपका। फिर इसके अलावा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, दैट बिकम बेसिकली कॉज एन अनवांटेड इन्वेजन
प्राइवेसी नहीं देना है, बट इफ इट इज सेटिस्फाइड कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को जस्टिफाई करा है तो आप दे सकते हैं। प्रोवाइड दैट की इन्फॉर्मेशन जो है विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट, जो कि आप पार्लियामेंट को नहीं डिनाई कर सकते, तो वो आपको पार्लियामेंट के किसी स्टेट लेजर को, वो जो है आपको यूजली नहीं डिनाई करनी है। ठीक है, हमारा ऑफिशियल सिगरेट एक्ट 1923 बोलता है कोई पब्लिक अथॉरिटी है मे अलाउ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज दी हार्म ऑफ द, कोई पब्लिक अथॉरिटी है एक्सेस अलाउ कर सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में, ठीक है, अगर वो ऐसा डिस्क्लोज कर देता है तो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोज आउटवे कर देता है उस हार्म को ऑफ द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा बोलते हैं सुप्रीम सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए बी सी, सॉरी ए सी वन और एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी अकरेंस, कोई भी इवेंट अगर अकर होता है, ठीक है, विच हैज टेकन प्लेस अकर 20 ईयर्स पहले, ठीक है, ऑन विच एनी ऑन विच एनी रिक्वेस्ट इज मेड, अगर आपके पास आती है तो आप दे सकते हो, शैल बी इन पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट अंडर दैट सेक्शन, ठीक है, दे सकते हैं आप, लेकिन प्रोवाइड दैट वेयर एनी क्वेश्चन अराइज एज टू कि उसकी डेट क्या है फ्रॉम विच द सेट 20 पीरियड्स हैज टू बी कंप्लीटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है फाइनल होगा इस केस में, ठीक है। राइट, अब हम इसके आगे बात करते हैं। हमारा नंबर 9 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस, जहाँ पर बात करते हैं हम कि आपको उन्हें आप सीधे सीधे रिजेक्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर, जहाँ पर सच रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस इन्वॉल्व इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, सबसिस्टिंग इन पर्सन कि आपके पास है अदर देन द स्टेट, ठीक है, तो जो है आप मना कर सकते हो। देखिए इसी से रिलेटेड जो ना नंबर 8 पर भी था, 8 में क्या था आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आया था आपके पास कि आपको नहीं देना है, एक और आया था आपके पास कमर्शियल कॉन्फिडेंस, तो आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेंगे कमर्शियल कॉन्फिडेंस, और ये भी तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट भी तो कमर्शियल कॉन्फिडेंस की तरह है, लेकिन ना, लेकिन वहाँ पर 3 वर्ड है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, मे रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सच रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन पर्सन अदर देन द स्टेट, वो जो तीनों चीज़ है ना, आपका ट्रेड सीक्रेट और वो सब जो है, वो क्या है, वो किसी स्टेट की बात है, जैसे ट्रेड सीक्रेट हो गया, कोई भी कमर्शियल कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है ये स्टेट के पास है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कर रहा है, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन अ पर्सन अदर देन द स्टेट, ठीक है। सिविरेबिलिटी हम देख रहे थे, कोई रिकॉर्ड जो है डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोज, राइट, दिस कैन रीजनेबली सीवर्ड, आप उसको शेयर कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है पार्ट में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वहाँ पर दे दीजिए that only part of this record requested after severance of the record containing information which is exempt from disclosure being provided, ठीक है, आपको वहाँ पे देना है that only part of the record requested जो है after severance of the record हम दे रहे हैं आपको, the reasons for decision आप दे देंगे, name और designate दे देंगे, person giving the decision, details of fees calculated by him जो आपको लगे, तो इसके अलावा सीनियर ऑफिसर का इन्फॉर्मेशन टाइम लिमिट प्रोसेस किस हिसाब से थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कहता है, फिर सीपीआईओ जो है ऑफिसर है intends to disclose any information or record or part of a request made under or has been supplied by a third party नहीं है, फिर उनसे रिलेट करती है, जिन्होंने जो है थर्ड पार्टी ने आपके पास सप्लाई कर रखी है, लेकिन वो उसको कॉन्फिडेंशियल ट्रीट करते हैं, ठीक है, इन दैट केस जो है आपको विद इन 5 डेज में है आपको एक रिक्वेस्ट, क्या है, आपको विद इन 5 डेज आपको एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी उनको, भाई इस तरीके से जो है हम अपनी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो हम इंटेंड कर रहे हैं कि हम इसको रिवील कर दें, तो इनवाइट द थर्ड पार्टी टू मेक अ डिसीजन सबमिशन इन राइटिंग, राइटिंग या फिर ओरली, कैसे भी आप उनसे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, ठीक है, आपको उनसे क्या करना है, इनवाइट द थर्ड पार्टी टू मेक अ सबमिशन, आप क्या मेक सबमिशन राइटिंग में या फिर ओरली रिगार्डिंग वेदर द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज और नॉट, ठीक है, और ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय लॉ डिस्क्लोजर मे बी अलाउड, प्रोवाइड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ दिस, ट्रेड जहाँ पर ट्रेड या फिर कमर्शियल सीक्रेट प्रोवाइडेड बाय लॉ मे बी अलाउड इफ द पब्लिक इंटरेस्ट को वो आउटवे करता है, तो ठीक है, व्हाट इज एनी पब्लिक पॉसिबल हार्म और इंजरी, यहाँ पर अगर बात करते हैं थर्ड पार्टी जो है आपको 5 डेज का आपने टाइम दिया, यहाँ पर 10 डेज हमने उसको 10 डेज के अंदर अंदर जो है आपने हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है, फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच नोटिस, फिर उसके बाद जो है आपको किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन आपसे थर्ड पार्टी से पर्टेन करती है, उसके लिए आपको 40 डेज का टाइम लगता है, आपको 40 डेज जो है आप उनको दे रहे हैं ना, तो इन 40 डेज आफ्टर रिसीट सेक्शन 6, तो उसके बाद जो है गिविंग इन राइटिंग दिस ऑफिस डिसीजन टू द थर्ड पार्टी, आपको 40 डेज का टाइम मिलता है, नोटिस गिवन अंडर सब सेक्शन 3 शैल इंक्लूड द थर्ड पार्टी टू होम सेक्शन 9 के अंदर आपको देना है कि भाई
तो आपकी जो भी थर्ड पार्टी है वो चाहे तो इंक्लूड स्टेटमेंट थर्ड पार्टी जो है वो अपील कर सकती है। लेकिन इसके लिए प्रोसेस आपको है यही वाला कि आपको पहले उनको 12th बोलते हैं आपका नंबर 12 है आपका सीआईसी के बारे में, ठीक है। तो जो भी है नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल द्वारा उसके क्या क्या होने चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक सीआईसी होना चाहिए और ज़्यादा मतलब नॉट एक्सीडिंग 10 और 10 जो है आपके पास स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है यार, हमारे माइंड से चला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास सबसे पहले एक कमिश्नर होता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बाद क्या होता है आपका नोट एक्सीडिंग 10, मतलब वो है जो है आपके जो जितने भी एक्सक्यूज मी जो है सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या होता है इसकी फॉर्मेशन बता रहे हैं, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना है। उसके बाद सीआईसी के अंदर क्या क्या होंगे, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, इसके अलावा 10 कई बार माइंड में आता है 5, 5 नहीं है 10 है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे आप, कैसे भी याद कीजिए इसको, 10 होते हैं ये 10 होते हैं आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, 10 होते हैं नंबर 10, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में कितने शायद 9 या 10 सब डिस्ट्रिक्ट्स ऐसा कुछ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसके बेसिस पे आप लगा लीजिए, मतलब कैसे भी लगाइए जैसे आपको याद करना है वैसे लगा लीजिए, हैं। दिल्ली वाले इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर शायद 9 या 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या शायद 5 से तो ज़्यादा है, आई मीन, ठीक है। 10 है हमारे पास ये, ठीक है, तो इसलिए 10 हो गए यहाँ पर, ये ऐसी हो गई, ठीक है। एंड द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा अपॉइंट किया था, प्रेसिडेंट जी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, ऐसे ही नहीं, एक कमेटी होती है जिसके अंदर कौन कौन होते हैं, जिसके अंदर होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, वो शैल बी द चेयर, वो चेयरपर्सन होंगे कमेटी के। और इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो भी नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर सेकंड नंबर पर आता है आपका, पहला है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है आपका अपोजिशन है ना जो लोकसभा में, अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तीसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर बोलते हैं जहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है वहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको दे दिया जाएगा। जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन मैनेजमेंट का काम जो होगा वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का होगा, उनको असिस्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, सारी एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज करेंगे जो कि स्टेट जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है ऑटोनोमसली विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डायरेक्शंस बाय एनी अथॉरिटी, मतलब और किसी की कोई डायरेक्शंस को नहीं सुनेंगे एक तरीके से। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है शैल बी द पर्सन ऑफ एमिनेंस, कौन होना चाहिए, एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एक्सपीरियंस इन लॉ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल सर्विस मैनेजमेंट जर्नलिज्म मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, और या फिर एमएलए नहीं होने चाहिए किसी स्टेट यूनियन टेरिटरी के, और या फिर उनको कोई ऐसा होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करंट विद पॉलिटिकल पार्टी और कैरिंग एनी बिजनेस और परसुइंग एनी प्रोफेशन, ठीक है। कोई बिजनेस नहीं या फिर कोई प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हेडक्वार्टर जो है इनका कहाँ पर होगा, वो दिल्ली में होगा, लेकिन जो इसके अलावा प्रीवियस अप्रूवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेके वो जो है अदर प्लेसेस पर भी अपना जो है ये बना सकते हैं अपना, ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, एक और है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर 13 पर आपका टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। देखिए जो भी हमारे जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ना वो उनको होल्ड ऑफिस करना है फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, ठीक है, जैसे उन्होंने दे रखा है, एंड शैल नॉट बी री एलिजिबल फॉर, दे आर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तो एलिजिबल नहीं होते फॉर री अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। और वो शैल होल्ड ऑफिस एज एज सच आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 65, नो चीफ कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 65, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमिटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी इसमें, द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक है। 65 की मैक्सिमम एज होगी यहाँ पर, ठीक है। एंड री अपॉइंटमेंट नहीं होगा, नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी एज भी 65 ईयर्स ही है, ठीक है?
लेकिन ये है कि अगर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अब इंफॉर्मेशन दोबारा दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं। और उनका जो टोटल टेन्योर होगा ना, इट शैल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स इन एग्रीगेट, दोनों को मिला के चीफ और इनका मिला के 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे कैन सब्सक्राइब दी ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन जो भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में जो दे रखी है आपका, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है अपना रेजिग्नेशन जो है राइटिंग में दे सकते हैं टू दी प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दे देंगे, नहीं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेंगे और उनका जो है अगर रिजाइन करना है तो रिजाइन भी वो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। प्रोवाइड दैट अगर वो मान लीजिए कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 14 सैलरी और अलाउंसेस पेबल टू अदर टर्म कंडीशन शैल बी सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may at any time by writing under his hand address to the President resign from his office. Provide that Chief Information Commissioner or information may be removed in the manner specified in Section 14. तो जैसे Section 14 में किया है वहाँ पर वो रिमूव भी कर सकते हैं। 14 में भी बताया कि किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है इनको। यहाँ पर तो अभी बताया कि वो कितने साल तक रह सकें, इसमें तो आगे तो रिमूवल है ना इनका। फिर बोलता है सैलरीज एंड अलाउंसेज पेबल टू अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ दिस मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सैलरीज और अलाउंसेज कौन प्रिस्क्राइब करेगा इनका, कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द सैलरीज अलाउंसेज जो है वो किस तरीके से भी शैल नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके अलावा बोलता है ये जो है दे विल बी अपॉइंटेड आफ्टर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। प्रोवाइड फर्दर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है अपॉइंटेड बिफोर, जो कि पहले अपॉइंट हुए हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, शैल कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो वो पहले एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे। कौन सा एक्ट है, एक्ट 2005 कब आया था ये आपका, कौन सी जून को आया था, 15 जून को आया था, जुलाई को आया था, 15 जून को आया था, 15 जून 2005 में। ये ऐसे ही पूछ जाएंगे वहाँ पे 2005 ही हो गया, यस 15 जून 2005 को आया था, ठीक है। 15 जून 2005 को। उसके बाद अमेंडमेंट कब आया था इसका, अमेंडमेंट आया इसका एक्ट 2019 में, ठीक है। शैल कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयरआफ्टर अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैड नॉट कम इनटू फोर्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से शैल प्रोवाइड द चीफ विद सच ऑफिसर, अपने ऑफिसर ऐसे ऑफिसर्स देंगे उनको, ठीक है, जो कि एमिनेंट परफॉर्मेंस है जिनकी एंड द सैलरीज और जो सैलरीज जो अलाउंसेज जो है पेबल टू देम एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉइंटेड फॉर सर्विस शैल बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं कि सबसे पहले हो गया आपका कि इनकी टर्म्स एंड इनकी अपॉइंटमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वॉट, ठीक है, क्या बनाते हैं। फिर उसके बाद जो इनका है कंडीशन क्या होती है, ठीक है। अब आता है रिमूवल किस तरीके से करते हैं, टू द प्रोविजन ऑफ दिस इफ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिमूव ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ये कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, क्या कंडीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर प्रूव मिसबिहेवियर होता है और इनकेपेसिटी होती है तो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस मेड बाय इट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो भी कब, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जब अपने तरफ से उस चीज़ करती है, द रेफरेंस मेड बाय इट टू द प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट जो है अपने तरफ से कोई रेफरेंस देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, और जब प्रूव हो जाता है कि मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी है, उस केस में फिर जो है इनको रिमूव कर जाता है। एज एन इंक्वायरी रिपोर्टेड दैट द चीफ इन्फॉर्मेशन एज द केस में भी ऑन सच ग्राउंड बी रिमूव, ठीक है। तो बोलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 द चीफ इन्फॉर्मेशन शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस only by the order of president on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court on a reference made by it to the president after the Supreme Court on a reference made by it to the president has on inquiry reported that the reported that the chief information commissioner जो है और any information as the case may be ought on such ground be removed, ठीक है। द प्रेसिडेंट जो है मे सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस एंड इफ डीम नेसेसरी प्रोहिबिट, तो उसके अलावा देखिए यहाँ पर आ गया आपका कैसे, ये तो हो गया रिमूवल की बातें, ठीक है। यहाँ पर जो है सस्पेंड की बात आती है, सस्पेंड किस केस में कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट मे सस्पेंड की बात आ रही है यहाँ पर फ्रॉम ऑफिस इफ नेसेसरी प्रोहिबिट, अगर यहाँ पर जो है सस्पेंड कर सकते हैं, उनको प्रोहिबिट कर सकते हैं फ्रॉम अटेंडिंग द ऑफिस ड्यूरिंग इंक्वायरी, ठीक है। रेफरेंस हैज बीन मेड टू द सुप्रीम कोर्ट
until the president has passed order on receipt of Supreme Court on such reference. तो जब तक उनको आप सस्पेंड भी कर सकते हैं, जब आप नहीं चाहते कि वो ऑफिस में आए तो उनको आप सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग दिस द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर remove from office the chief information commissioner or any information commissioner, the chief information commissioner or information commissioner as the case may be, ठीक है। अगर यहाँ पे रिमूव, और देखिए एक तो वो ऊपर वाला बताया आपको प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, इन दो केसेस के अंदर जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी होता है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देंगे, वहां से रेफरेंस मिलेगा उसके बाद उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन में सस्पेंड कर सकते हैं अगर इस टाइम पे ऐसे कुछ भी चल रहा होता है, इनके ऊपर कोई भी आपने सुप्रीम कोर्ट को कोई भी भेज रखा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई रेफरेंस आया नहीं, जब तक आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो ऑफिस अटेंड करें, ठीक है। इस तरीके रिमूव किया जाता है अगर वो इनजस्ट इफ दे आर एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट कन्विक्ट हो जाते हैं किसमें, जिसमें मोरल टर्पिट्यूड की अगर बात आ जाती है, ठीक है, इसमें मोरल टर्पिट्यूड की बात आ जाती है तो उसमें हो जाएगा कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ so when unfit to continue in the office by reason of an infirmity of mind or body, ठीक है, तो हो जाएगा has acquired such financial or other interest and is likely to affect prejudice functions, ठीक है, has acquired such financial और इस तरीके से कुछ अदर फाइनेंशियल गेन कर लिया, ठीक है, और अदर इंटरेस्ट एंड इज लाइकली टू अफेक्ट दी प्रेजुडिशली हिज फंक्शंस, ठीक है, as the chief information commissioner or information, ठीक है। if the chief information commissioner or the information commissioner is in any way concerned or interested in any contract, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या किसी एग्रीमेंट है, ठीक है, पेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी, तो और जहाँ से उनको कोई बेनिफिट मिल जाए, कुछ इमोलमेंट्स वगैरह मिल जाए, ठीक है, तो क्या जाएगा अदर मेंबर्स, otherwise then as a member and in common with the other members of corporate company he shall for the purpose of this be deemed to be guilty of misbehavior, तो माना जाएगा, ठीक है। और मिसबिहेवियर आपने पता ही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी पर है, जा सकते हैं। फिर देखिए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बातें करते हैं, काफ़ी कुछ रिलेट करते हैं इसमें, बस एक प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पर आपको गवर्नर है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस इसके अंदर, ठीक है। तो भैया बाई नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल गजट में कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी, ठीक है, जिसका ना ओके गिव मी 5 मिनट।
और आप यहाँ पर थे हम आपका रूल नंबर 50 कहता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन हमारे प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर है, ठीक है। बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट बॉडी स्टेट इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कौन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और 10 जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, एक चीफ एक अपॉइंट बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। चीफ मिनिस्टर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली, कैबिनेट मिनिस्टर इस तरीके से लीडर ऑफ द सिंगल लार्ज ग्रुप इन द लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएगा, जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन काम चीफ असिस्टेंट बाय स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑटोनोमस होगी ये बॉडी। वही पर्सन ऑफ इमिनेंस पब्लिक वाइड नॉलेज एक्सपीरियंस इन लॉ साइंस टेक्नोलॉजी सोशल साइंस मैनेजमेंट जर्नलिज्म मास मीडिया एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर और एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी होल्ड एन ऑफिस और शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्रिएटेड विद इन पॉलिटिकल पार्टी एंड कैरी ऑन बिजनेस और एनी प्रोफेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी वहाँ पर रहेगा, और जहाँ पर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं अगर इनकी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर, बट यस यहाँ पर जो कह रहा था स्टेट होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर तो जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इनका जो टर्म है यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट टर्म नहीं है वो, क्योंकि सेंट्रल लॉ है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट 65 ईयर्स है। सिमिलरली दे होल्ड ऑफिस भाई एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर इन्फॉर्मेशन कमीशन था दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू CIC 65 ईयर्स की एज, टोटल मिला के 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट करके, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे ओथ टू सम पर्सन, जो या तो गवर्नर के सामने या फिर जो भी पर्सन उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ओथ दे रखी, राइटिंग में रेजिग्नेशन गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। सैलरीज और अलाउंसेज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सैलरीज और जो ये है ना दैट शैल बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ वगैरह। सिमिलरली यहाँ पर शैल नॉट वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। और शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। 2019 से पहले पहले कुछ है तो जो भी अपॉइंट हुए हैं अपॉइंटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 19 शैल कंटिन्यू टू गवर्न बाय दिस एक्ट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका वो क्या करेगी, उनको अपने सच ऑफिसर प्रोवाइड करेगी, एम्प्लॉयज एफिशिएंट परफॉर्मेंस जिसकी होगी इस तरीके से, ठीक है। और जो है उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस शैल एक्ट ऑफ दिस एक्ट विल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। रिमूवल के लिए क्या है, रिमूवल के, हाँ देखिए यहाँ पर भी देखिए ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी आफ्टर द हाई कोर्ट नहीं है, अगर ये यहाँ पर हाई कोर्ट हो जाएगा पर भी सुप्रीम, यहाँ पर भी क्या रेफरेंस देंगे गवर्नर अपनी तरफ से, जैसे ही वहाँ से आएगा तो उनको सस्पेंड कर सकते हैं, जब तक उनको चाहे तो प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। वही दो चीज़ें बताया था मैंने उनको, बिहेवियर और इनकेपेसिटी, आपका कुछ है सेम आपका, ठीक है। द गवर्नर हैज़ पास्ड एन ऑर्डर, तो इसके अलावा है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड पेड एम्प्लॉयमेंट एंड फिट टू कंटिन्यू इन्फॉर्मेटिव अमाउंट फाइनेंशियल आफ्टर जुडिशियल, ठीक है। फैक्ट हिज फिर बात करता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं किसी में प्रॉफिट के लिए बेनिफिट या उनके लिए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी माना जाएगा। दो ही चीज़ थोड़ी सी अलग है, बाकी सब गवर्नर आ रहा है यहाँ पर एक तो, और क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनकी सैलरीज वगैरह को सब कुछ इनके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। पावर्स की बात करते हैं, क्या कि पावर्स और फंक्शन क्या क्या होल्ड करते हैं वो, टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू अ कंप्लेंट फॉर फ्रॉम एनी पर्सन, किस पर्सन से आती है उनके पास, ठीक है। रिसीव एन इंक्वायरी इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है। हु हैज़ बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट, जो कि अपने रिक्वेस्ट नहीं सबमिट करवाया CPO के पास, स्टेट PIO के पास, इधर बाय रीजन दैट नो सच ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड, या फिर CPIO ने जो है they has refused to accept his application for appeal under this act for forwarding the same PIO, ठीक है। एंड जिसने अगर उनकी उसको रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हु हैज़ नॉट बीन गिवन ए रिस्पॉन्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है। और यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड में नहीं देते तो उनको फ्री में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, एज वेल एज वो अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। वो है टू पे एन अमाउंट ऑफ फी फॉर विच ही और शी इज़ वो अनरीजनेबल उनको लगती है, गिवन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फॉल्स रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिपोर्ट्स, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू दिस, ठीक है। तो अगर जहाँ पर जो CIC है या फिर स्टेट IC है आपकी, दैट इज सेटिस्फाइड की रीजनल ग्राउंड से टू इंक्वायरी टू द मैटर मेन इनिशिएट इंक्वायरी, फाइल इंक्वायरी जो है वो एक इनके पास जो पूरी पावर होगी एक सिविल कोर्ट की, ठीक है। वाइल ट्राइंग
दी कोड ऑफ सिविल प्रोसेस 1908। सम्मन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस उनकी, oral or a written evidence मांग सकते हैं to produce the documents, discovery and inspection of documents, receiving evidence on affidavit, public record or copies के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस इशू समन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड फर्दर एनी मैटर विच में प्रिस्क्राइब। इसके अलावा एनीथिंग नोट विद कंसर्न रूल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट एजुकेशन and can examine any report to which this act applies, ठीक है। anything inconsistent or contained in any other act of parliament or state legislature, अगर किसी एक्ट में मना किया उसकी बात एक अलग है, अदरवाइज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है कैन एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, जिसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। अपील कर सकते हैं आप यहाँ पर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है, और दैट इज अग्रीड बाय अ डिसीजन, कोई भी जो अग्रीड बाय डिसीजन है विद इन 30 days फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, जैसे ही बनता है उनको 30 days के अंदर अंदर कर सकते हैं आप, ठीक है। बट यहाँ पर टोटल टाइम है ना 45 days में, 30 days के अंदर जैसे जैसे आपको मिलती है ना, इस CPIO ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो 30 days के अंदर अंदर आप जो है अपील कर सकते हैं। विच senior in rank to the CPIO, such officer may admit the appeal after the expiry of 30 days भी if he satisfied the appellant जो है was prevented of sufficient cause, appeal was preferred against an order made by CPIO, disclose third party information, the appeal of the concerned third party shall be made within 30 days from the date of the order। यहाँ पर जो एक अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय CPIO, जहाँ पर जो है डिस्क्लोज की गई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, द अपील बाय द कंसर्न थर्ड पार्टी शैल बी मेड विद इन 30 days, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है 30 days के अंदर अंदर ही अपील फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सेकेंड अपील जब भी आप करते हैं शैल वो जो है आपका 90 days के अंदर आप करेंगे, तो 90 days के अंदर, ठीक है। तो 45 days कहाँ से एक्सपायरी ऑफ 90 days, 90 days के बाद भी कर सकते हैं, इवन ये भी पढ़ा था मैंने। तो अपील जो आप फर्स्ट अपील करते हैं ना, इसके अलावा 45 आगे पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड दैट द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन में एडमिट द अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 90 days, के अलावा भी जो है वो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वो भी कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड है कि अपीलेंट जो है दैट वाज प्रिवेंटेड बाय दी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग एन अपील इन टाइम, ठीक है। इसके अलावा बोलते हैं कि कोई भी जब अपील जो है प्रेफर की जाती है रिलेटेड थर्ड पार्टी, जो CIC जो है शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द थर्ड पार्टी, ओनस जो है टू प्रूव दैट द डिनायल ऑफ रिक्वेस्ट वो जस्टिफाइड, वो CPIO पर होगा। एन अपील विद इन 30 days रिसीव ऑफ अपील नॉट एक्सीडिंग, अगर आप कहीं पर भी अपील करते हैं 45 days यस फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग देयर ऑफ एज द केस इन राइटिंग, आपको उसके अंदर रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। अलावा बोलता है द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑफ स्टेट एज द केस में भी शैल बी बाइंडिंग, ये बाइंडिंग होगा डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग डिसीजन होगा, शैल बी बाइंडिंग, ठीक है। इसके अलावा जो है CIC के पास जो पावर है हैज़ टू पावर टू रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टेक एनी स्टेप्स एज द मे बी नेसेसरी फॉर कंप्लायंस इंक्लूडिंग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड एक्सेस टू रिक्वेस्ट इन पर्टिकुलर फॉर्म बाय अपॉइंटिंग CPIO, कहीं पर भी नहीं है पर वहाँ पर पब्लिश कर सकते, वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं, बाय पब्लिशिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, वहाँ कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिश करवा सकते हैं, बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट्स प्रैक्टिसेस मेंटेनेंस मैनेजमेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द राइट इन्फॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट्स भी इस तरीके से, तो रिक्वायर द पब्लिक टू कंप्लेन द कंप्लेंट फॉर एनी लॉस डिफेंड सफर्ड, इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। पेनल्टी क्या है 250 रुपीज़ पर डे और 25,000 मैक्सिमम, ठीक है। गिव नोटिस ऑफ right of appeal of the complainant the public authority, CIC के पास जो है shall give notice of its decision including the right of appeal of the complaint to the complainant and the public authority, ठीक है। और इसके बाद जो है प्रिस्क्राइब CIC जो है एज द केस में भी shall decide the appeal in accordance with this procedure as may be prescribed, ठीक है। आपका पेनल्टी में पेनल्टी कैसे चला सकते देखिए, जब भी पेनल्टी का मतलब विदाउट एनी रीजन कॉज रिफ्यूज टू रिवीज कारण की वजह से जो पर्सन है जो भी एप्लीकेंट ही हैज बीन रिफ्यूज टू रिसीव, वो ये कह देते हैं विदाउट एनी रीजन कॉज रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन और हैज़ नॉट फर्निश्ड इन्फॉर्मेशन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है। तो मैलिफाइडली डिनाइड अगर होता है तो ड्रॉइंगली गिवन इनकरेक्ट इनकम्प्लीट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 250 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोवाइड दैट जो सीपीआई है और द ऑफिस और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, लेकिन हाँ उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बात भी सुनी फॉर द पेनल्टीज प्रोवाइड फर्दर द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द एक्ट होगा। जो सीआईसी है ओपिनियन अगर उनका किसी सीआई हो without any reasonable cause और person has not furnished the information अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन भी स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है अपना 20 जो हमारे सेक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं, तो अभी नहीं बट नो स्टिल वी विल डू इट टुमारो और द डे आफ्टर, जैसा भी हमें टाइम लगेगा, ठीक है। बट हमारा एक बार ये 20 सेक्शन तक हो गया। तो विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय। बाय।